हमारे साथ जुड़ेंगे टोक्यो जापान से सूरज बड़तिया, अमेरिका से श्रीमती कमलेश चौहान और अमेरिका से ही श्रीमती रचना श्रीवास्तव। और हमारे सबसे पहले वक्ता हैं श्री सुरेश चंद्र शुक्ल शरद आलोक जी, जो ओस्लो नॉर्वे से हैं। आज वे हमें बताएंगे कि विदेशों में हिंदी पत्रकारिता कैसी है और क्या क्या चुनौतियां उसके सामने आ रही हैं। पहले देश विदेश में अंग्रेजी पत्रकारिता का दबदबा था और बाद में आज हिंदी भाषा का जो झंडा है वो चारों ओर लहरा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में हम हिंदी का वैश्विक मंच देख रहे हैं, बहुत ज्यादा विस्तृत होता जा रहा है। अब हिंदी बहुदेशीय भाषा का रूप ले चुकी है। विदेशों में समय समय पर हिंदी पत्रिकाओं का प्रकाशन आरंभ किया गया, जो आज एक बहुत विराट रूप ले चुका है। आपने देखा होगा या आप जानते ही होंगे कि ब्रिटेन में हिंदुस्तान और वैदिक पब्लिकेशंस और प्रवासिनी का प्रकाशन हुआ। मॉस्को से सोवियत संघ, जापान से सर्वोदय में कुछ पत्रिकाओं के नाम ही लेने जा रही हूँ। फ्रांस से यूनेस्को कुरियर, मॉरिशस से हिंदुस्तानी जनता दर्पण, आर्योदय आदि, और दक्षिण अफ्रीका से अमृत सिंधु, सूरीनाम से शांति दूत, बर्मा से जागृति, फिजी में किसान आदि अनेक देशों से अनेक हिंदी पत्रिकाएं छपती हैं। खैर, विस्तार से तो हमें सुरेश जी ही बताएंगे, पर मैं अपने सुनने वाले प्राध्यापकों और छात्राओं को सुरेश जी का परिचय देना चाहूंगी। श्री सुरेश चंद्र शुक्ल जो आज हमारे सामने हैं, ओस्लो नॉर्वे से, वो प्रवासी लेखक हैं और इन लेखकों में इनका बहुत बड़ा योगदान है। पिछले 42 वर्षों से आप ओस्लो नॉर्वे में हिंदी पत्रिकाओं जो 1988 से स्पाइल दर्पण और 2007 से वैश्विका का संपादन कर रहे हैं। आप कवि भी हैं, नाटककार भी हैं, मीडिया विशेषज्ञ भी हैं, और आपका एक काव्य संग्रह पिछले दिनों आया, लॉकडाउन, जो कोरोना काल की मानवीय सरोकारों की सबसे पहली रचना है। और आपको ये जानकर प्रसन्नता होगी कि इसका मराठी और पंजाबी में अनुवाद हो चुका है। इनकी कुछ ऐसी रचनाएं हैं जो बहुत ज्यादा चर्चित हुई हैं, जैसे सरहदों के पार, अर्धरात्रि का सूरज या गंगा से ग्लोमा तक, बहुत चर्चित कृतियां हैं इनकी। पेशे से आप पत्रकार हैं। सुरेश चंद्र शुक्ल शरद आलोक जी भारत के राष्ट्रीय समाचार पत्र देशबंधु, जो दिल्ली से छपता है, उसके यूरोप के संपादक हैं और कोलकाता की पाक्षिक पत्रिका नव साहित्य त्रिवेणी के सलाहकार भी हैं। अनेक सम्मानों से विभूषित श्री सुरेश चंद्र शुक्ल जी को मैं अपने सामने आमंत्रित करते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है, और मैं चाहती हूँ कि विदेशों में हिंदी पत्रकारिता के समक्ष क्या चुनौतियां हैं, इस विषय पर हमसे बातचीत करें। मैं सुरेश जी को सादर मंच पर आमंत्रित करती हूँ। माननीय सुरेश चंद्र शुक्ल शरद आलोक जी, आपके समक्ष। जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और कन्या महाविद्यालय जालंधर का ही नहीं, पूरे देश का नंबर 1 संस्थान है। अपने गुणवत्ता के कारण, अपनी बहुत पहले स्थापना होने के साथ साथ जिस तरह से आपने पंजाब में, पूरे देश में और विश्व में जिस प्रकार से आपने प्रसिद्धि पाई, और अपने कार्यों से आपके यहाँ से पत्रिका भी छपती है उन्मिलन, जिसका आप संपादन कर रही हैं। मैं सबसे पहले हार्दिक धन्यवाद देता हूँ आपके महाविद्यालय का और उससे जुड़े हुए आदरणीय अतिमा त्रिवेदी जी का, और आप डॉक्टर विनोद कालरा जी और सभी लोग जो लोग भी जुड़े हुए हैं, उन सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। और ये इस महाविद्यालय में मुझे कई बार आने का अवसर भी मिला है, इसके लिए भी मैं बहुत हृदय से आभारी हूँ। और आज विशेषकर मेरे जन्मदिन पर ये कार्यक्रम हो रहा है, इसके लिए भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि जन्मदिन के अवसर पर भी हम आप लोगों से हिंदी के विषय में बात करने जा रहे हैं। जो हमारी हिंदी जो है, मेरी पहचान है, जो हमारी सेवा है साहित्य की या हिंदी की, वो करके मुझे बहुत खुशी होती है। तो मैं सीधे आ रहा हूँ। अब मैं आज आपसे बातचीत करूंगा विदेशों में हिंदी पत्रकारिता पर।
तो हम नॉर्वे से शुरू करते हैं। जब मैं नॉर्वे आया था 26 जनवरी 1980, तब नॉर्वे में एक पत्रिका प्रकाशित होना शुरू हुई थी जिसका नाम था परिचय, जो आपको दिखा रहा हूँ। और मुझे नहीं लग रहा है कि ये अंक किसी के पास होगा। हालांकि जवाहर कर्नाड जी और मितु चतुर्वेदी जी जो इस समय वाराणसी में हैं, वो जो है पीएचडी कर रही हैं विदेशों में हिंदी पत्रकारिता पर। तो उनसे बात होती रहती है। और ये जो इसके बाद के अंक हैं जब मैं संपादन करता था, ये उस समय का अंक है, आप देख सकते हैं। और भी कई अंक हैं, तो वो अंक ना दिखाकर सीधे सीधे और कौन सी पत्रिकाएं निकली। तो जैसे एक स्पाइल दर्पण है जिसको 34 साल हो रहे हैं इस साल, ये वो पत्रिका है। और उसी के साथ साथ उसी का अंक दिखा रहा हूँ। और ये एकमात्र ऐसी पत्रिका है, मुझे बहुत खुशी है, एकमात्र ऐसी पत्रिका है भारत और नॉर्वे मिलाकर कि जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी स्वीडन आए थे उस यात्रा का वर्णन है। और एक चीज और इसमें बता दूं सूचना के तौर पर, क्योंकि हम नॉर्वे में यहाँ पर पत्रकारिता करते हैं और नॉर्वेजी भाषा की पत्रकारिता मैं 1982 से कर रहा हूँ। और हिंदी की पत्रकारिता तो यहाँ नॉर्वे में आने के 2 महीने बाद ही करने लगे थे, बल्कि 1 महीने बाद। हम जनवरी में आए थे और यहाँ मार्च में हम जुड़ गए थे, और इसी परिचय पत्रिका से, उसके संपादन मंडल में। उसके बाद हमने एक और पत्रिका शुरू की, ये अनियमित है, ये नियमित नहीं है। और ये स्पाइल दर्पण में जैसे आज का कार्यक्रम में कोशिश करेंगे इसके बारे में भी सूचना दें। और आदरणीय डॉक्टर विनोद कालरा जी को मैं एक बार लेखक के तौर पे भी उनको बहुत हृदय से आभारी हूँ, और निजी तौर पर भी कि उन्होंने लॉकडाउन नामक किताब का जो इस समय 4 भाषाओं में अनुदित हो चुकी है, और वो जो है पंजाबी में आपने अनुवाद किया, और जिसे हमारे संजय राजपाल जी ने प्रकाशित किया। मैं इसके लिए भी उनका धन्यवाद हूँ। मैं उसको दिखाना चाहता था अपना पहला पृष्ठ, केवल ऐसे ही सूचना के तौर पर। वो ये है, 1 मिनट, इनका ये है, ये पंजाबी में इनका है और ये हिंदी में है। खैर, अब मैं सीधे आ रहा हूँ विषय पर, और उसके बारे में कभी और चर्चा कर लेंगे। तो आपको हमने ये पत्रिकाएं दिखाई। और इसके अलावा जो है नॉर्वे में परिचय के बाद जो है पहचान नाम की पत्रिका आई। पहचान नाम की पत्रिका जो है हिंदी और अंग्रेजी में होती थी। और जो हमने ये जो आपको दिखाई पत्रिका परिचय, तो ये परिचय जो है ये हिंदी और पंजाबी में प्रकाशित होती थी। और एक संपादक को जो है हर रचना को पढ़ करके छापना होता है, और वह भाषा जरूर जानना होता है कि जिस भाषा में पत्रिका छपती है। तो मुझे यहाँ आकर पंजाबी भी पढ़ने और लिखने का अवसर मिला। तो मैं लिख अभी भी बहुत अच्छा नहीं पाता हूँ, लेकिन पढ़ लेता हूँ, क्योंकि पढ़ने के बाद ये पता चल जाता है कि उसमें क्या लिखा जा रहा है। क्योंकि पंजाबी के अपने एक अलग सेक्शन होता था, उसका संपादन वो करते थे। और यहाँ पर पहचान के बाद और पत्रिका एक शुरू हुई जिसका नाम है त्रिवेणी। त्रिवेणी भी 2-3 बरस तक यहाँ चली। मैंने उनके संपादक को आमंत्रित किया था, तो वो आ नहीं सके। उसका एक हम चित्र भेज देंगे आदरणीय डॉक्टर विनोद कालरा जी को। तो अगर वो कहीं प्रकाशित करना चाहे या वो देखना चाहे अपने लिए, तो एक साक्ष्य के रूप में होता है। अगर उसका चित्र कवर पेज का ही हो तो भी अच्छा लगता है। और उसी के साथ जी उसी के साथ यहाँ पर एक प्रवासी नाम की पत्रिका भी प्रकाशन शुरू हुआ। वो बेशक वो गुणवत्ता के हिसाब से ठीक नहीं थी, तो वह हिंदी, पंजाबी और उर्दू के भी वो पृष्ठ लगाती थी फिर भी। और उसके जो संपादक हैं, अभी पिछले कोरोना काल में पिछले साल यानी 2020 में मार्च में उनकी मृत्यु हुई, तो उनका नाम था इंद्रजीत पॉल साहब। और इसी के अलावा जो है यहाँ के जो भारतीय दूतावास ने भी एक इंडिया न्यूज नाम से शुरू किया था, तो वो 4-5 ही अंक के निकल सके। और उस अंक में जो है हिंदी का जो सारा संपादन मुझे करने का अवसर मिला। और उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा क्या मैं हिंदी पढ़ा सकता हूं। तो एक तरह से देखा जाए कि ऑफिशियल तौर से पहला जो हिंदी स्कूल छोटा सा हमने खोला, तो वो भारतीय दूतावास में। और हमने उनसे एक शर्त का एक सुझाव दिया, तो वो मान गए थे। हमने कहा अगर भारतीय कोई और बच्चा यहाँ पढ़ने आए, वैसे आएगा नहीं लेकिन आए, तो फिर वो उसमें भारतीय बच्चे भी पढ़ सकते थे। तो वो लगभग 1 साल हमने उसमें हिंदी पढ़ाई। फिर यहाँ नॉर्वेजियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म में मेरा 82 में एडमिशन हुआ। फिर विश्वविद्यालय में यहाँ मेरा परिचय हुआ। उसके बाद ओस्लो के विश्वविद्यालय में अतिथि अध्यापक के रूप में हिंदी पढ़ाने लगे। और उसी प्रकार जो है कभी कभी जो है कोपेनहेगन भी जाने लगे, वहाँ 1 सप्ताह के हिंदी पढ़ा के चले आया करते थे। तो जो हिंदी की पत्रकारिता के में अब जो आजकल जो स्थिति है, उसमें जैसे मैं ब्लॉग लिखता हूँ और लोग भी हिंदी में कविता कहानी लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर संगठित नहीं है।
संगठित इस रूप में जो हमारी बहनें और वो लिखती हैं कविताएं कहानी, तो उसमें हम उनको संवाद के तौर पर जो है, क्योंकि एक अच्छा अच्छा ये तरीका है और इसका मुझे बहुत लाभ हुआ है कि अगर आप लिख के संवाद करें तो अच्छा रिस्पांस मिलता है, और जो वो पूछे उसको पूरी सूचना वापस देनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर किसी ने पूछा तो उसको हम टाल दें और उससे सूचनाएं ज्यादा जानने की कोशिश करें। तो यहाँ पर काफी लोगों ने, जैसे कि यहाँ पर जो शुरुआत के तौर पे थे वो पूर्णिमा चावला जी, पूर्णिमा चावला जी हिंदी लिखती थी, उनकी भी मृत्यु हो चुकी है। मेरा ख्याल है वो ये कह सकते हैं कि वो जो 80 से 2000 तक लिखने वालों में पूर्णिमा चावला जी थी, और उनके पति जो है उर्दू के एक अच्छे लेखक थे। उनकी किताबें हिंदी, पंजाबी और उर्दू में हैं, और उनकी एक पुस्तक जो है नेशनल बुक ट्रस्ट से भी छपी है, हरचरण चावला जी की। और यहाँ पर जो है पंजाबी और उर्दू के लेखक शुरू में बहुत आते रहे हैं, हिंदी के लेखकों का आने का सिलसिला बाद में जारी हुआ, बाद में शुरू हुआ वो इसलिए क्योंकि जब यहाँ हिंदी हम लोग पत्रिका निकालते थे, फिर हम लोग को अनुभव हुआ कि जब यहाँ पर हिंदी के लेखकों को भी आना चाहिए। तो भारतीय नॉर्वेजी सूचना एवं सांस्कृतिक फोरम और परिचय के समय में भारतीय कल्याण समिति, जिसे इंडियन इंडो वेलफेयर सोसाइटी कहते हैं, तो वो कार्यक्रम कराती थी। अभी 6-7 साल पहले तक वो छोटे मोटे कार्यक्रम कराती रही है, लेकिन परिचय पत्रिका जो है वही 90 के समय में वो बंद हो गई। बंद तो हो गई थी जब, तो मैंने फिर ये पत्रिका शुरू की, स्पाइल, दर्पण। तो उसके बाद भी वो बीच में बाद में आए, 92 में उन्होंने फिर 1-2 अंक छापे, फिर वो नहीं छाप सके, फिर उन्होंने कोशिश की, फिर नहीं छाप सके उसमें। हालांकि इस सब दौर में जो भी यहाँ पत्रिकाएं छपी, चाहे वो परिचय हो, चाहे वो पहचान हो, चाहे वो त्रिवेणी हो, और यहाँ पर एक पत्रिका और छपी जिसका नाम है सनातन मंच। सनातन मंच के 3 अंक मैंने देखे हैं। वह जो है यहाँ की मंदिर की पत्रिका थी, सनातन मंदिर यहाँ नाम है उसका। उस मंदिर के तहत ये पत्रिका छपी, ये धार्मिक पत्रिका थी। और ये जो हमारी पत्रिका स्पाइल दर्पण छपती है, तो नॉर्वे के सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा इसे जो है लाभ मिलता है, यानी आर्थिक सहायता मिलती है। और यह एक इसमें जो है ये गुणवत्ता इसकी देखते हैं। और अगर हमने लिखा है सांस्कृतिक पत्रिका है, तो इसमें राजनीति नहीं होती, इसमें धर्म नहीं होता। तो धर्म और राजनीति से ये जो है स्वतंत्र पत्रिका है। और इसमें, और यहाँ नॉर्वे में जो है संस्कृति में जो है फिल्म और खेल भी आता है। तो संस्कृत में ये खेल और फिल्म का भी इसमें हम, और इसमें हम वो सूचनाएं देते हैं, वो समाचार देते हैं जो यहाँ नॉर्वेजियन अखबार में नहीं छपते हैं। जैसे कि खेल जो है, हमारा खेल क्रिकेट है, और उसी प्रकार जैसे हमारी फिल्मी है, कौन गीतकार आगे आया। और उसमें एक काम और करते हैं कि नॉर्वे में रह के मैंने देखा कि नॉर्वे में जो है भारतीय संस्थाएं ही नहीं, चाहे यहाँ पर नॉर्वे की राजनीति हो, यानी संसद हो, यहाँ का विधानसभा हो, यहाँ का कोई भी और संस्थान हो, चाहे धार्मिक हो, चाहे चाहे सांस्कृतिक हो, चाहे सामाजिक हो, सभी संस्थाओं के कार्यकारिणी में हमें महिलाओं को लेना होता है। और जब तक महिलाएं नहीं है तब तक थोड़ी सी छूट होती है। और उसके लिए वो यहाँ शिक्षा भी देते हैं, सहयोग भी करते हैं, किस प्रकार हम महिलाओं को प्रोत्साहित करें, या प्रोत्साहित क्या करें, वो तो पहले से ही प्रोत्साहित हैं, बस हम उनको अवसर दें और उनके तरीके से अपने को ढालें, ना कि वो हमारी तरह से केस ढलें। तो ये एक बहुत अच्छी चीज सीखने वाली है। और यहाँ ये माना जाता है कि जो सूचना है हमें स्वयं प्राप्त करनी है। जबकि आप देखते हैं कि भारतीय समाचार पत्र जो है दुनिया में काफी पीछे हैं। फ्रीडम ऑफ प्रेस में भारत जो है 142वें स्थान पर है, और 134 स्थान पे था 6-7 साल पहले, और नॉर्वे जो है प्रथम स्थान पर है। उसके लिए हमें सूचनाएं स्वयं प्राप्त करनी होती हैं। सूचना जो है गुणवत्ता से होनी चाहिए, और हमें हर चीज में जो है ज्ञान हासिल करना चाहिए। जैसे हिंदी की बात है, जैसे मान लीजिए हमारी डॉक्टर विनोद कालरा जी उत्तर नॉर्वे में रहती हैं, और उन्होंने एक बार मुझे सूचना दी कि और पहले ही भेज दिया कि बायोडाटा ये है और ये मैं इस तरह से लिखती हूँ, फलाना लिखती हूँ। अब मेरा फर्ज ये नहीं है कि मैं दोबारा उनको पूछूं कि अच्छा आप बताइए क्या करती हैं। अरे जब उन्होंने बायोडाटा भेज दिया है, उसको स्वयं देखना मेरा फर्ज है, और उसके बारे में जानकारी करना मेरा फर्ज है। और जब जो भी उनकी सूचनाएं आती है, उस सूचना के आधार पर हम अपने पाठकों को सूचना दे सकें कि नॉर्वे में एक और हिंदी की लेखिका है जो उत्तर नॉर्वे में रहती हैं, और उनका नाम ये है
और उनके बायोडाटा में जो मुझे जैसे कि शिक्षा के बारे में दिया हुआ है और वो स्कूल नॉर्वे का ही है या कहीं है, तो वो मैं अगर बताना चाहूँ थोड़ा हल्का सा बता सकता हूँ कि इन्होंने शिक्षा, उच्च शिक्षा या ऐसे शिक्षा प्राप्त की है। और ये बता सकते हैं वो उसकी जो उन्होंने हमें चिट्ठी लिखी, भाषा लिखी, उसके आधार पर हम बता सकते हैं कि हाँ ये लिखती हैं। और उन्होंने उसमें लिखा होगा कि कोई पुस्तक छपी है तो, नहीं छपी है तो। अगर पुस्तक छपी है या नहीं छपी है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी पत्रिका और अखबार के लिए उनके बारे में लेखक लिखना। लेकिन यहाँ लेखक यूनियन में जरूर मतलब असर पड़ता है। यहाँ नॉर्वेजियन राइटर सेंटर है, उसमें 2 गुणवत्ता की पुस्तकें, और वह भी जो है क्षण लिटरेचर को हिंदी में अगर अनुवाद करें, जिसमें कविता, कहानी, नाटक वगैरह, उपन्यास वगैरह आता है, उसमें वो टेक्स्ट बुक वगैरह नहीं आती, उसमें अगर पत्रकारिता पे पुस्तक है वो नहीं आती, उसमें अगर साइंस पे पुस्तक है वो नहीं आती। तो उन्हीं लेखकों को, यानी क्षण लिटरेचर लेखकों को ही यहाँ पहले नोबेल पुरस्कार दिया जाता था, स्वीडन से जो मिलता है। नॉर्वे में केवल शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, जो काफी प्रसिद्ध है। अभी 2014 में हमारे भारत के थे कैलाश सत्यार्थी जी, हमारे मित्र हैं, उनको मिला था। उसके बाद भी मिला है संगठन के थ्रू, तो उसके संगठन के हमारे जो मंत्री थे पचौरी साहब हैं, उनको भी मिला था, और बहुत से लोगों को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। अब वापस आ रहे हैं कि जो बहुत से लोगों को ये नहीं पता है कि यहाँ हम लोगों को किस प्रकार की समस्याएं हैं। अभी आपने अभी एक पत्रिका की बात मैंने कहीं भी किसी भी अखबार पत्रिका में नहीं देखी जो इंग्लैंड से छपती हैं। उसको मनोज खन्ना जी छापते हैं, उसका नाम है जगत इंटरनेशनल। और वहां पर रेडियो का, अभी जब हम यहाँ कार्यक्रम कर रहे हैं तो ब्रिटेन में हमने बता दिया था कि आज आपका कार्यक्रम भी हो रहा है, तो उन्होंने जन्मदिन के हवाले से ये बताया होगा उन्होंने कि जन्मदिन के हवाले से ये बताया कि वो सूचना दे देंगे कि ये कार्यक्रम हो रहा है। और जो रवि शर्मा है, उनका भी जीवन बहुत, मैं उन्हीं की चर्चा कर रहा हूँ जो कहीं पत्र पत्रिकाओं में नहीं मिलते। उनकी चर्चा ज्यादा नहीं कर रहा हूँ, जो पहले से ही सब कुछ लोग जानते हैं। तो रवि शर्मा जी कभी रिक्शा चलाते थे गाजियाबाद में, और आज जो है पेड एंकर हैं, यानी पेड प्रस्तोता हैं। और उसी के साथ साथ वो धार्मिक समारोहों में जाते हैं, शादियां भी कराते हैं। और उसी के साथ साथ जो है उन्होंने बहुत से वीआईपी लोगों की शादियां कराई हैं इंग्लैंड में। और उसी के अलावा जो है वो जगराता भी करते हैं, वो कविताएं भी लिखते हैं। उन्होंने मुझे कुछ कल कविताएं भी भेजी हैं, आज जन्मदिन पर बहुत सुबह भेज दी। हमारे यहाँ जब 7:30 बज रहा था, वहाँ 6:30 बज रहे थे। तो रवि शर्मा के अलावा और भी बहुत से लोग हैं, सविता सबरवाल जी हैं, जो मीडिया में जाना माना नाम है। कोई भी भारत का कोई भी छोटा बड़ा जो फिल्मी कलाकार या गायक या गायिका, कोई भी ऐसा नहीं है जिनसे जो लंदन में आया हो किसी कार्यक्रम में और उनसे उनको इंटरव्यू ना दिया हो। इसी तरह से इंग्लैंड में पुरवाई पत्रिका भी छपती है, लेकिन वहाँ की पहली पत्रिका थी जो जगदीश मित्र कौशल, जो पंजाब के रहने वाले थे, वो व्यवसाय से जो है आयुर्वेदिक डॉक्टर थे, अब बुजुर्ग हो गए हैं, अब वो नहीं छापते। जबकि उन्होंने प्रेस लगाया था अपने घर में, प्रिंटिंग प्रेस लगाया था जगदीश मित्र कौशल ने, और अमरदीप नाथ की पत्रिका छापते थे। और 1986 से लेके 1995 तक मेरा जो है ब्रिटेन में, यानी लंदन, मैनचेस्टर, यॉर्क में, और जो विशेषकर लंदन और मैनचेस्टर में, मैं 1986 से 95 तक 25 बार गया हूँ इंग्लैंड। और उसके बाद 91 से लेकर 97 तक डॉक्टर लक्ष्मीमल सिंघवी जी ने भी हिंदी के बारे में बहुत योगदान दिया है। जब उन्होंने 91 से 97 तक वो भारतीय हाई कमीशन में कमिश्नर थे, और बहुत बड़े विद्वान हैं। वह एकमात्र जब जिंदा थे, तो वह, अभी उनकी मृत्यु 2007 में हुई, जब विश्व हिंदी सम्मेलन अमेरिका में हुआ, यूनाइटेड नेशंस बिल्डिंग में इसका कार्यक्रम हुआ था। तो उसमें भी वो जब मिले थे, तो अगर आप मेरे नाम से आप इमेज खोजेंगे गूगल में, यानी आप जब चित्र खोजेंगे, तो मेरा और उनका साथ में चित्र मिल जाएगा। उस समय वो बीमार थे और जो व्हील चेयर पर, यानी उसमें थे। तो उस व्हील चेयर में होने के बावजूद भी वो बहुत ही सहयोगी थे। और जब यहाँ से लंदन से चले गए और स्पाइल दर्पण पत्रिका के 15 वर्ष हुए, तो उन्होंने अपने घर पर, अपने निवास पर, राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं, और उन्हें बड़े पुरस्कार भी मिले हैं। तो वो इनका नाम इसलिए भी लिख रहे हैं। तो मैं भी आगे बताने जा रहा हूँ ब्रिटेन के हवाले से, अगर 4 भागों में किस प्रकार हम ब्रिटेन को बांट सकते हैं। जैसे अपने भारत में कहते हैं भारतीय हिंदू काल है, आधुनिक काल है, और ये सब, तो उसी प्रकार तो उनका भी काल हमने उनके नाम से रखा है। एक तो अगर हम कालखंडों का विभाजन करें ब्रिटेन में, क्योंकि ब्रिटेन जो है बहुत ऐसा देश है जहाँ पर हमारे भारतीय जो है बहुत पहले समय से रह रहे हैं,
और किसी भी कारण रह रहे हों, तो 1600 से लेकर 1947 तक हम उस काल को कहेंगे यूके में हिंदी या हिंदुस्तानी का आदिकाल, यानी यूके में हिंदी हिंदुस्तानी का आदिकाल। उसके बाद 1947 से लेकर 1980 तक हम दूसरा काल कहते हैं, उसे कहते हैं यूके में हिंदी का प्रारंभिक काल। फिर 1980 से 90 तक हम उसे कहते हैं यूके में हिंदी का संघर्ष काल, और 1990 से यूके में हिंदी का विकास काल, यानी डॉक्टर लक्ष्मीमल सिंघवी काल। ये जो है 1990 से लेके बहुत ही इम्पोर्टेंट काल है, और उन्हीं के ही प्रयास से जो विदेशों में रहने वाले लोग हैं, जिनको ओसीआई कार्ड कहते हैं, कि जो भारतीय मूल का व्यक्ति जो विदेश में रहता है, तो उसको एक कार्ड मिलता है, वो पासपोर्ट की तरह दिखता है, और तो हम लोगों को जो है आजीवन उसके तहत वीजा मिलता है। और जो प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाया जाना शुरू हुआ है, वो भी डॉक्टर लक्ष्मीमल सिंघवी जी की देन है। डॉक्टर लक्ष्मीमल सिंघवी एकमात्र जिंदा रहने वाले व्यक्तियों में थे जो ब्रिटेन और भारत के संविधान के ज्ञाता थे, और उनका बेटा भी संविधान के ज्ञाताओं में 2 या 3 लोगों में उनकी गिनती होती है भारत में, मनु सिंघवी जी, तो वो संविधान के वो भी ज्ञाता हैं। वैसे तो बहुत लोग हैं, लेकिन जिनमें उनमें उनकी भी गिनती 2-3 लोगों में होती है। और ये जब हम नॉर्वे में काल की बात कर रहे हैं, तो नॉर्वे में जो भारतीयों ने आना से जो है 1970 में शुरू किया, और 1975 में यहाँ जो है इमिग्रेशन स्टॉप हो गया, तो यहाँ पर केवल घूमने व्यक्ति आ सकता था। 1983 में ऐसा हुआ कि जो यहाँ पर जो है वीजा जो है और भी स्ट्रिक्ट हो गया। पहले जब मैं नॉर्वे आया था, तब जो है यहाँ पर कोई भी व्यक्ति आकर 3 महीने रह सकता था और बिना वीजा लिए भी आ सकता था, लेकिन उसके लिए इसका गारंटी लेटर होना चाहिए, और किस इंस्टीट्यूशन या किस काम वाली जगह पर वह काम करेगा या वह पढ़ाई करेगा वह होना जरूरी था। साथ में इकोनॉमिकल थोड़ी सी गारंटी भी होनी चाहिए थी, लेकिन 83 के बाद वो भी बंद हो गया। अब आ रहे हैं कि तो हम इसको काल में नहीं बांट सकते, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि शुरू का काल से ले लीजिए, यानी 1970 से लेके ले लीजिए 1980 तक, जब हम नहीं नॉर्वे आए थे, उसको एक भाग में बांट सकते हैं। और दूसरा कह सकते हैं कि हिंदी का प्रारंभिक काल कह सकते हैं हम 1980 से लेके 2000 तक, जिसमें मैं मिला जुला आता हूँ। और उसमें अगर 90 से 2000 तक ले तो मेरे नाम से भी काल कह सकते हैं। तो 90 से लेके 2000 तक सुपर एक्टिव थे। वैसे तो 84-85 से कादम्बनी और नवनीत में छपना शुरू कर दिया था, और मेरे लिखे हुए सारी सूचनाएं यहाँ, और लक्ष्मीमल सिंघवी जी जो कार्यक्रम करते थे, मेरी लिखी हुई रिपोर्ट कादम्बनी में, नवनीत में, और ब्रिटेन की जो हमारी पत्रिका थी अमरजीत, उसमें मेरी ही लिखी रिपोर्ट छपती थी। शायद यही कारण है कि लक्ष्मण सिंघवी जी कई बार मुझे यहाँ से टिकट देके भी बुलाते थे, और बहुत सम्मान करते थे, और उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने का अवसर मिला। इतना सीखने का अवसर मिला कि वो अभी हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, उसके बारे में हम सोच रहे हैं। जिसमें कि एक कहावत है, नून लगी ना फिटकरी और रंग चोखा। उनके पास ऐसे ऐसे सुझाव और थे, उन सुझावों से हम लोग जो है, जैसे नॉर्वे में रहते हैं, तो नॉर्वे के पुराने जो लेखक रहे हैं, जो बहुत बड़े बड़े नाम हैं, उनको और विश्वविद्यालयों से जोड़कर, और जो विभिन्न मिशनों से जो उसमें आर्थिक सहायता कर सकते हो, उन्हें जोड़ करके एक बड़ा कार्य किया जा सकता है। ये डॉक्टर लक्ष्मीमल सिंघवी जी का ही एक प्रताप था, या उनका सहयोग था, कि शेक्सपियर जो आप सभी लोग जानते होंगे, उनकी जन्मस्थली पर उनकी कोई मूर्ति नहीं है। उनके प्रयास से, और उस समय जो हमारे ज्योति बसु जी थे, उनके आर्थिक योगदान से वहां पर गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी की मूर्ति लगी हुई है, जहां पर शेक्सपियर का जन्म हुआ। तो आप देख लीजिए कितनी बड़ी बात है। तो वो इस तरह की चीजें उन्होंने की। जैसे कीट्स है, कीट्स के जन्मदिन पर जब शताब्दी हुई या और कुछ हुआ, तो उनके परिवार को जोड़कर, और वहाँ ब्रिटेन का एक विश्वविद्यालय जोड़कर उन्होंने कार्यक्रम किए, और उससे जो है, और ये सब चीजें उनसे बहुत प्रेरणा लेने वाली है। और उन्होंने ये भी सिखाया मुझे कि किस प्रकार हम, चाहे वो राज परिवार हो, चाहे डिप्लोमेटिक परिवार हो, उनको हम किस तरह से अपने साथ, अपनी भारतीय संस्कृति के साथ जोड़ सकते हैं। तो हम जो प्रवासी भारतीय विदेशों में रहते हैं, लक्ष्मीमल सिंघवी से बहुत कुछ सीखने वाला है। और वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो जो सिखा करके गए, और उन्हीं की वजह से बहुत से ब्रिटेन में रहने वाले लोगों की किताबें छपी, उन्होंने राय दी। और यहाँ तक कि इतना ही नहीं, उन्होंने भारत में रहने वाले बहुत से लेखकों के न रहने पर जो उसे क्या कहते हैं, रॉयल्टी के जो पैसे मिलते हैं, उसमें समस्या आई, उसमें उन्होंने मदद की। जैसे कि निर्मल वर्मा की मृत्यु के बाद उनके परिवार वालों को किस प्रकार से हर्जाना मिले, रॉयल्टी मिले, तो उनका बहुत बड़ा योगदान है। और नॉर्वे में हमको
जो एक अभी आपको ये बताना चाह रहे थे कि किस प्रकार से हम ये देख सकते हैं कि किस प्रकार की समस्याएं आती हैं। तो मैंने एक जगह लिख के रखा है, जो यहाँ एक पत्रिका में भी प्रकाशित हुई थी, तो उसके मैं कुछ पढ़ करके आपको सुनाता हूँ कि किस प्रकार से किस तरह की समस्याएं आती हैं। तो जैसे जो विदेशों में हिंदी के लिए कुछ समस्याएं आती हैं हम लोगों की, कि मानकीकरण के लिए जो सुझाए गए हैं, जो कुछ संस्थानों को सुझाव, वो इस तरह से हैं कि विश्व के सभी राष्ट्रों में हिंदी में कार्यरत संस्थाओं और विद्यालयों से प्रतिनिधि चुने जाएं, और इस कार्य को भारतीय दूतावास और कौंसलावास जो भी जहां भी जिस देश में जिस तरह से स्थापित हों, उनके माध्यम से संयोजित करना चाहिए। दूसरा जो है, केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा के निर्देशन पर प्रथम, द्वितीय और तृतीय भाषा के रूप में हिंदी पाठ्यक्रम का मानकीकरण करना चाहिए। वो पहले से ही कर रहे हैं। और पाठ्यक्रम में भारतीय स्थानीय संस्कृत पर आधारित सामग्री होनी चाहिए। जैसे नॉर्वे में है तो नॉर्वे संबंधित चीजें हैं। तो यहाँ मैं एक चीज और भी जोड़ देना चाहता हूँ कि जब हम नॉर्वे में अपनी पत्रिका में कोई लेख लिखते हैं, तो यहाँ के स्थानीय शब्दों को समावेश हमने किया हुआ है। जैसे कि यहाँ के पार्लियामेंट को स्टूटिंग कहते हैं, और यहाँ के जैसे जैसे यहाँ पर जो है 4 शहरों को जो प्रदेश का दर्जा हासिल है, उसे और उसकी जो बिल्डिंग है उसको रोधियुस कहते हैं। तो हम उसको रोधियुसी हिंदी में लिखते हैं, और ब्रैकेट में हमारी कहानियों में भी रोधियुस आया है, रोधियुस गाथा और ये सब। तो एक बार बस को बता देते हैं, मतलब ब्रैकेट यानी कोष्टक में लिख के, बाद में फिर हम वही नॉर्वेजी भाषा का शब्द इस्तेमाल करते हैं। नॉर्वेजी हम शब्द क्यों इस्तेमाल करते हैं नॉर्वेजियन की जगह? कि नॉर्वेजियन जो है हिंदी का तो है नहीं, वो अंग्रेजी से आया है। अंग्रेजी से आना कोई खराब बात नहीं है, लेकिन अगर कोई हमारी हिंदी या पंजाबी या तमिल या तेलुगु या कोई और अन्य भाषा से कोई शब्द है जो बहुत अच्छा है और जो लोकप्रिय है, तो उसको हमें इस्तेमाल करना चाहिए। और यहाँ मैं आगे चौथा, जहाँ जब तक संभव हो सके तो पाठ्यक्रमों का निर्माण स्थानीय हिंदी विद्वानों द्वारा होना चाहिए, जिससे भाषा संबंधी जो तमाम समस्याएं हैं उनका भी निवारण हो सके। फिर पांचवा, हिंदी अध्यापकों के प्रशिक्षण मानकीकरण के लिए दूतावासों में हिंदी प्रशिक्षण अधिकारी की नियुक्ति होनी चाहिए, जो इस कार्य को ठीक से नियोजित कर सके। अभी भी विदेशों में भारतीय दूतावास में जो है हिंदी के अधिकारी नहीं है, जो होने चाहिए। ये मिनिमम बात है। और उसी प्रकार जो है मैं तो सब की जब ले आओ आ रहा है रे जी, जो आप लोग जो लोग अपना माइक खोले हुए हैं, कृपया वो बंद कर दें, क्योंकि आपकी आवाज आ रही है। वैसे मैं देख के बता सकता हूँ कि इनका माइक खुला है। कृपया अपने माइक बंद कर लीजिए जिनके माइक खुले हैं, और क्योंकि आवाज आ रही है, वो आपस में बात कर रहे हैं। खैर, तो आप आइए, सभी विद्यार्थियों को प्रथमा, मध्यमा और उत्तमा के प्रमाण पत्रों को केंद्रीय हिंदी संस्थान द्वारा दिया जाना चाहिए। और केंद्रीय हिंदी संस्थान से ये भी होता है। केंद्रीय हिंदी संस्थान से विदेश में रहने वाले, चाहे प्रवासी हो चाहे यहाँ के मूल का व्यक्ति हो, अगर वहाँ हिंदी पढ़ना चाहता है, बोलना सीखना चाहता है, कुछ और चिट्ठी पत्राचार वगैरह करना सीखना चाहता है, तो वह होने लगे हैं। जब हमने ये सब सुझाव दिए थे तब नहीं होते थे। और फिर है, विदेशों में हिंदी शिक्षण में संलग्न अध्यापकों का सम्मान करते हुए विदेश मंत्रालय द्वारा कुछ मानदेय भी निर्धारित होना चाहिए। ये भी इन्होंने शुरू किया है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय जो है वो जो है, अगर हम कोई शब्द सूची बनाते हैं, या आप लोगों में से भी कोई भी व्यक्ति जो है किसी भी देश की डिक्शनरी या नेट डिक्शनरी हो, तो शब्दों की सूची बनाता है। और शब्दों की सूची का इस संदर्भ में हम कह रहे हैं, जैसे 30-40 पेज ही हो पाते हैं, तो उसके लिए भी केंद्रीय हिंदी निदेशालय सहयोग करता है। आर्थिक सहयोग भी करता है, और आपको योजना बनाने में भी सहयोग करता है, यानी संपादित करने में। और 10वां जो है, यथासंभव प्रौद्योगिकी, वेब और मोबाइल फोन का प्रयोग कर युवा पीढ़ी के लिए सारे कार्यक्रम को उपयोगी एवं आकर्षक बनाना चाहिए। यहाँ पर एक और बात है कि हम सब लोगों को ब्लॉग लेखन भी करना चाहिए। ब्लॉग लेखन बहुत सरल है। ब्लॉग लेखन इस तरह से कर सकते हैं, और ये पत्रकारिता का एक हिस्सा है। पत्रकारिता को शुरू करने के लिए, जैसे नॉर्वे में हमने लोगों को ये कहा कि आप कृपया लेटर टू एडिटर लिखिए नॉर्वे के जो स्थानीय पत्रों में, और वो हिंदी तो होती नहीं, वो नॉर्वेजियन भाषा होती है। नॉर्वे में सभी लोग अंग्रेजी जानते हैं, लेकिन यहाँ नॉर्वे में कोई अंग्रेजी का अखबार नहीं छपता है। और 56 लाख की आबादी है, और इसमें एक, हालांकि ये हिंदी संबंधित नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है शायद कह देना चाहिए। नॉर्वे में जो समुद्री किनारे हैं, झील के किनारे हैं, पर्वत हैं, तो नॉर्वे में एक आम आदमी का जो अगर आम आदमी का है, तो उसके पास 3 घर होते हैं। एक घर वहां होता है, चाहे वो किराए का हो चाहे उसका अपना हो, जहाँ वो नौकरी करता है या वो स्वयं रहता है,
जहाँ उसके बच्चे स्कूल जाते हैं। दूसरा एक होता है छुट्टियों के लिए जो पर्वत पे कहीं होता है। और तीसरा जो है झील नदी या सागर के किनारे होता है। तो जो सागर के किनारे और ये पहाड़ पे होते हैं तो इसे समर हाउस भी लोग कहते हैं, अंग्रेजी में इंग्लैंड में समर हाउस भी कहते हैं उसे। तो ये छुट्टियों में जाके बिताते हैं और उसको अपने बीच बीच में जाकर के उसका देख रेख करते रहते हैं। यहाँ पर जो है टॉयलेट वगैरह नहीं होता है इन समर हाउस में, तो वह अपना सारा इंतजाम खुद करते हैं, पूरा उसका इंतजाम करके और उसको डिब्बे में जमा करते हैं जाकर के मल को, यानी जो वेस्टेज है, और उसको पैसे दे करके जमा करते हैं। और वहाँ के जो छोटे मोटे रास्ते हैं वो स्वयं बनाते हैं, उसको ठीक करते हैं पड़ोसियों के साथ मिल करके। तो ये सब चीजें हमें सीखनी चाहिए। ये हम कोरोना काल में कर सकते थे, जहाँ भारत में गड्ढे थे और सब चीज थी, तो सरकार से मिलके या जो भी है हम उधर नहीं जाएंगे। तो अब जो हिंदी को किस तरह से हम लोग यहाँ बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो जब यहाँ पर हिंदी स्कूल खोला गया विधिवत, पहली जो पीढ़ी आई या जो 70 के बाद, तो वो अपने बच्चों को ठीक से हिंदी नहीं सिखा सकी। जब जब उनके वो स्वयं सेटल्ड हो गए तो उनके बच्चे आए, तो फिर उनको ये महसूस हुआ कि अगर हम अपनी मातृभाषा पंजाबी हिंदी वगैरह नहीं सीखेंगे तो वह जो है अपने पूर्वजों से यानी माता पिता से, यानी दादा दादी नाना नानी या अपने और अभिभावक जो भारत में रहते हैं उनसे बच्चे बात नहीं कर पाएंगे, जुड़ नहीं पाएंगे। फिर इस तरह से यानी हमारे बच्चों ने, जो हमारे बच्चे थे और दूसरे हमारे प्रवासियों के, पहली पीढ़ी के प्रवासियों के बच्चे थे, उन लोगों ने मिलकर, विशेषकर महिलाओं ने, लड़कियों ने मिलकर के स्कूल खोला। तो उसमें फिर एक स्कूल खुला, फिर दूसरा खुला, फिर तीसरा खुला। तो एक तरह से यहाँ पर नॉर्वे में 3 हिंदी स्कूल चलते हैं जो जो माता पिता द्वारा संचालित होते हैं। और जो मेरी बेटी ने भी जिसमें वो इन्वॉल्व थी या जिसमें वो सक्रिय थे, वो उसकी प्रधानाचार्य थी। तो उसके साथ जो लोग और कार्य करते थे, इसमें था, मेरी बेटी का नाम है संगीता शुक्ला, उसके बाद तरु वांगन, उसके अलावा जो है सपना रस्तोगी, उसके अलावा अलका भरत, उसके अलावा रुचि गोयल, ये सभी लोग, और उसके अलावा ऋषु पाराशर। तो ये सब लोग मिल करके सहयोग करते थे। इसमें इस स्कूल में एक बड़ा फायदा ये था कि जो हमारे प्रवासी भारतीय लोग, चाहे वो भारतीय दूतावास में काम करने वाले लोग हों तो उनके बच्चे हों, या जिन लोगों ने जो है नॉर्वेजी मूल के लड़के या लड़की से शादी की है, और या जो भारत के लोग हैं वो अपने बच्चों को हिंदी पढ़ाना चाहते हैं। तो इसमें सबसे, अगर वहाँ एक बार कोई आ जाता था तो वो दोबारा जरूर इस स्कूल में आता था, क्योंकि यहाँ पर नेटवर्किंग बहुत अच्छी थी जिन बिटिया लोगों की, यानी। और इसमें एक शर्त रखी गई थी कि माता पिता में से एक व्यक्ति का पूरे समय में, स्कूल के समय में वहाँ उस स्कूल में होना जरूरी है, अनिवार्य है। और बच्चों की जिम्मेदारी माता पिता की है और स्कूल की और अध्यापकों की नहीं है। और इसमें जो है, जो टेक्स्ट बुक या वो उन्होंने बनाई, यानी जो फोटो कॉपी करके या प्रिंट करके, जो भी उन्होंने हैफ्ते, यहाँ हैफ्ते कहते हैं जिसको कि आप अपने अपने आप किताब बनाए, तो उसे यहाँ हैफ्ते कहते हैं। तो वो बनाया, उसमें जो है यहाँ जो भारतीय बच्चों की रचनाएं भी उसमें सम्मिलित की गई। और यहाँ के, और उसमें जो है हर बच्चे को फ्राइडे तक, यानी सोमवार से फ्राइडे तक जो भी उसने स्कूल में सीखा है और जो उसको स्कूल का काम मिला है, अगर उसके बारे में वो जानना चाहता है, कहना चाहता है, तो वह जो है अध्यापक से बता सकता है। तो अध्यापक अलग से उसकी सहायता करता था कि वो जो है हिंदी में उसको बताया जा सके। हर बच्चे को यहाँ बोलना सिखाया जाता था। और जैसे कोई त्योहार होता था, क्रिसमस का त्योहार हुआ तो क्रिसमस केक, यानी जो एक जिसे कहते हैं पेपर काके, यानी जो काली मिर्च का जो केक है वो बनाना सिखाया जाता था। जब होली होती थी तो गुजिया बनाना सिखाया जाता था, पापड़ कैसे बनते हैं वो पूरा बनाना तो नहीं सिखाते थे, तो अब तो खैर वीडियो में बताते हैं। और जब ये जहाँ पर ये स्कूल, चूंकि ये स्कूल जो है स्कूल में ही लगते थे, तो नॉर्वे में हर स्कूल में किचन होती है। यहाँ पर छठे से लेकर 10वीं तक हर बच्चे को सिलाई बुनाई कढ़ाई, उसी के साथ पेंटिंग, उसी के साथ जो है बढ़ईगिरी के साथ जो है थोड़ा सा फूल पौधे पत्ते लगाना। और जब किंडरगार्टन में जब वो 6 महीने का बच्चा होता है तब से वो जा सकता है, 6 महीने से 6 साल तक। तो वहां पर भी वो अपने कपड़े पहनना, स्की करना, स्विमिंग करना। स्की जो है बर्फ पे फिसलने वाली 2 पट्टियां होती हैं पैर में बांधकर, तो उसे स्की कहते हैं। तो वह खेल जो है यहाँ पर राष्ट्रीय खेल है। तो यहाँ हर बच्चे को, जहाँ पर वो जो किंडरगार्टन होता है किसी बिल्डिंग में नहीं होता है, और उसमें जो है खुली जगह पे होता है, और उसके लिए खुला जगह होना बहुत अनिवार्य है जहाँ बच्चा खेल सके। और यहाँ ये एक अनिवार्य है, चाहे पानी बरस रहा हो, चाहे बर्फ गिर रही हो, और चाहे बहुत कड़ी धूप हो, हर बच्चे को 2 घंटे आसमान के नीचे रहना होता है। उस तरह की यहाँ पर व्यवस्था की जाती है खेलों की और उस तरह की एक्टिविटीज की। ये जरूरी है क्योंकि बच्चा जिस भी माहौल में रहता है वहाँ के मौसम से उसका रूबरू होना
उसकी समझ होना उसे बहुत जरूरी है, और वह आप और हमारे लिए भी है, चाहे हम किसी भी जगह रहते हैं दुनिया में। और इसी के साथ साथ यहाँ पर जो घर के बाहर या यहाँ पर जो जंगल है, तो जंगल जो है उसमें बॉर्डर लगा, क्योंकि जंगली जानवर तो खतरनाक है नहीं, खतरनाक जानवर को आने नहीं दिया जाता उस तरह से, या उसको बंद करके कहीं भी म्यूजियम में या कहीं और जो भी करना है कानून के हिसाब से वो करते हैं उसके लिए। तो हर जंगल में हर बच्चे को ले जाया जाता है जो आसपास जंगल होते हैं उनको सीखने के लिए कि वहां पर किस प्रकार के मशरूम उगे हैं, किस प्रकार की घास है, किस प्रकार के पेड़ पौधे हैं, कोई जहरीले हैं कोई नहीं है, उनका सारा ज्ञान हो जाता है। छू के भी देख लेते हैं, सूंघ के भी देख लेते हैं, और वो सब अध्यापक बताते हैं। उसी प्रकार जो आसपास के तालाब होते हैं उनके पास भी ले जाया जाता है। यहाँ पर जो है भारत में कई गाँव में, अभी खासकर यूपी में और जो बिहार में, राजस्थान में कई ऐसे तालाब होते हैं जिनका ध्यान नहीं देते हैं, तो कई बार एक बार कोई अगर डूबा तो दोबारा तिबारा चौबारा वो डूबता ही चला जाता है। यहाँ ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर हर एक पता होता है कितनी गहराई है, कितना क्या है, उसकी सफाई भी होती है, सब कुछ होती है। और ऐसा नहीं है कि सरकार सफाई करे, श्रमदान के रूप में भी सफाई होती है। यहाँ एक तरह का श्रमदान है जो दुनिया में कहीं नहीं पाया जाता। नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, इसे स्कैंडिनेवियाई देश जिसमें आते हैं, नॉर्वे है, स्वीडन है, फिनलैंड है, डेनमार्क है। तो ये इन देशों में जो है श्रमदान, यानी दूसरों के लिए श्रमदान, केवल अपने लिए श्रमदान नहीं, दूसरों के लिए श्रमदान, तो उसे यहाँ दुगनात कहते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा शब्द है। और नॉर्वे में जो है बच्चे लोग और पूरे माता पिता के साथ मिल करके साल में 2 बार चंदा मांगते हैं, और जो चंदा इकट्ठा करते हैं विदेशों में, गरीब देशों में सहयोग के लिए भेजते हैं। तो नॉर्वे में डीजीपी का 1% जो भाग है वो विदेशों में गरीब देशों को या अपने संस्थानों को सहयोग देते हैं, कोई ना कोई प्रोजेक्ट हर साल लेते हैं। तो मैंने बहुत सी चीजें बताई। और ब्लॉग लेखन में आप लोगों को, क्योंकि ये महिलाओं का, बिटिया लोगों का स्कूल है, यानी लड़कियों का, तो आप लोग ब्लॉग लेखन में ये ध्यान रखें कि छपने के बाद जो है वो सबका हो जाता है, तो कुछ इस प्रकार की चीज मत लिखें जिससे कि नुकसान हो। और इसमें आप अध्यापक को दिखा सकते हैं, जैसे जो चीजें अध्यापक को आप लिख करके दे सकते हैं, और अपने स्कूल के जो काम में आने वाले, यानी पाठ्यक्रम के हिसाब से हो, तो उसी हिसाब से फिर आप लिखें। और जो निंदा, क्रिटिक वगैरह है, तो वो करने के पहले आप देख लें कि आपकी क्या मान्यताएं हैं, किस प्रकार की चीजें स्वीकार की जाती हैं, उस तरह के मानक हैं वो पता होने चाहिए। जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपको बहुत प्रतीक्षा करनी चाहिए, क्योंकि ब्लॉग लेखन बहुत अच्छा है। उसी प्रकार जिनकी पत्रिकाएं हैं और उनको जो है गूगल ने पेज नाम से भी प्रकाशित करना उनको शुरू किया है, और गूगल पूरी आपको शिक्षा भी देता है, अब ब्लॉग के लिए भी शिक्षा देता है, ये आपको शायद पता नहीं है। और अगर उनकी चीजें पहले से जान लें, जैसे आप बहुत से लोग और आमतौर से इसको जो है अपना यूट्यूब में प्रसारित करते हैं, तो यूट्यूब के अगर मानक और सब देख लें कि यूट्यूब चैनल शुरू करने के पहले क्या करना चाहिए, क्या उसकी और चीजें सीखनी चाहिए, अगर आप हिंदी में भी लिख दें तो वह आपको अंग्रेजी में बता सकता है, और अगर नहीं समझ में आता है तो उसको ट्रांसलेशन के जरिए हम जान सकते हैं। तो आने वाले समय में हिंदी जो है हमारी रोजगार की भाषा भी हो सकती है, पत्रकारिता की भाषा भी हो सकती है, देश विदेश में आप लोगों को नौकरियां मिल सकती हैं। लेकिन उसके लिए हमें अपने को बहुत ज्यादा ज्ञान में और ओपननेस उसमें आना होगा। ओपननेस का मतलब यहाँ ये है कि जब यहाँ पर कोई राजनीतिक संसद में पार्टियां काम करती हैं, तो एक पार्टी दूसरे पार्टी के बारे में कोई खराब नहीं बोलती, और दूसरी बात जो है उनके सहयोग लेकर के कार्य करती है। उदाहरण के तौर पर महिलाओं के बारे में सीधी हम बात कर रहे हैं, जो शायद यहाँ पर मान्य होगा बात करना, सर्वमान्य भी है कि वो इसलिए सर्वमान्य है कि जो हम कहने जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई महिलाओं की समस्या आई, उदाहरण के तौर पर जैसे बुर्का की समस्या कहीं जैसे पश्चिमी देशों में शुरू में आई, तो जब प्रवासी लोग कम संख्या में थे, तो स्वाभाविक है कोई नई चीज देखना, और फिर जब यहाँ पर ओपन है, कोई किसी के साथ बात कर सकता है, कोई किसी के साथ 16 साल के बाद सो सकता है, रह सकता है। नॉर्वे की बात कर रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि भारत में करना चाहिए, वो भारत का अलग तरीका है। मैं बुर्की की बात कर रहा था, या एक नए दिखावे के यानी घूंघट में। अगर कोई बच्चा, बिटिया कोई पहली बार बुर्का पहन के आई, तो यहाँ उसे मनाया, प्रताड़ित नहीं किया जाता, वहाँ चुपचाप बताया जाता है कि कैसे उसको सूचना दी जाती है, उसको माता पिता को बात करते हैं क्या समस्या है, और तुम्हें अच्छा नहीं लगता कि आपको दूसरे देख सकें, ऐसा कर सकें। तो फिर जब इस तरह से करके, तो नॉर्वे में इसका जो प्रतिबंध नहीं है, लेकिन नॉर्वे में कोई बुर्का पहन के स्कूल नहीं जाता है।
तो इस तरह से यहाँ अवेयरनेस बहुत ज्यादा जरूरी है। और दूसरी बात जो है स्रोतों की, जब हम पत्रकारिता की बात करते हैं तो हमें स्रोतों की जांच करनी चाहिए, लेकिन उसके पीछे नहीं पड़ जाना चाहिए। मान लीजिए किसी ने कोई गलत सूचना दी तो हमने बस जान लिया, हमने उसको ऐसे कोई कम्युनिकेशन नहीं करना है कि वो लिखना ही बंद कर दे। और उसमें मान ली उदाहरण के तौर पर अगर 10 अध्यापक हैं या अध्यापिकाएं हैं किसी हिंदी स्कूल में नॉर्वे में, अगर एक के पास वो क्षमता नहीं है तो दूसरे तो उसके पास कोई और क्षमता होगी, उसकी इस क्षमता का लाभ उठाएं, तो उसको कार्य न दें, उसमें उसके कार्य में सहयोग दें। उदाहरण के तौर पर अगर पत्रिका निकालनी है और कोई व्यक्ति सीधे लिख देता है और जो चीज नहीं लिखनी चाहिए बताने के बाद भी, तो एक हमारे आदत में जो शुमार होती है चीज, जब हम शिक्षा प्राप्त करते हैं उसके बाद जो है धीरे धीरे वो आप पक्की आदत में बदलती है, यानी प्रोफेशन में बदलती है। उदाहरण के तौर पे एक अलग से उदाहरण दे रहे हैं जो सीधे शिक्षा से जुड़ा नहीं। उदाहरण के तौर पे जैसे मैं हिंदू हूँ और मैं सिख बनता हूँ, तो गया हूँ वहाँ गुरुद्वारे में, तो हम हनुमान चालीसा मुंह से निकलना शुरू हो जाता है, क्योंकि मेरी उसकी आदत होती है। जब आदत होती है तो वो जाते जाते जाती है। जैसे हम आर्य समाजी हैं तो हम आर्य समाज की बहुत सी चीजें सीखते हैं, और हम अगर धार्मिक हमारा देश नॉर्वे में सेकुलरिज्म है, तो यहाँ पर अगर हम कह देते हैं तो कोई बुरा नहीं मानता। हमारी पत्रिका ने आर्य समाज के जो 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 हमारे वेदों के मंत्र हैं वो कैलेंडर में छापे, और उसमें नॉर्वेजियन भाषा में भी यहाँ के त्योहारों को दिया, यहाँ के राष्ट्रीय दिनों के बारे में सूचित किया और भारतीय परिवारों के बारे में। तो वो कैलेंडर यहाँ पर पार्लियामेंट में भी देखे जा सकते थे, क्योंकि हमने उनको छापा, उनको लगा कि एक अच्छी चीज है, क्योंकि इसमें इंटीग्रेशन दिखाई पड़ती है। हमने नॉर्वेजियन भाषा में भी दिया है और नॉर्वे के त्योहारों को भी दिया है भारतीय त्योहारों के साथ साथ। तो वो एक बहुत मायने रखती है। मुझे लग रहा है मैंने शायद काफी कुछ कह दिया है, और बहुत सी पत्रिकाओं के बारे में आप जान भी सकते हैं। इसके लिए अगर आपको ज्यादा सोचना चाहिए तो हिंदी जगत नाम की प्रवासी जगत नाम की, मुझे लग रहा है मैं नाम जल्दी में भूल रहा हूँ, केंद्रीय हिंदी निदेश संस्थान जो है आगरा है, वह जो है प्रवासी जगत मेरा ख्याल छापती है पत्रिका। और वह पत्रिका जो है अभी रेगुलर नहीं है, लेकिन उन्होंने कई अंक निकाले हैं, वो सारा विदेशों में रहने वाले प्रवासियों का ही है। उसके अलावा जो है बहुत से प्रकाशक भी प्रवासियों पे रचनाएं छापने लगे हैं। तो आज अगर आप मुझसे जुड़े तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर किसी को मेरे साहित्य पे कुछ लिखना हो तो आप संपर्क करें हमारे विनोद कुमार कालरा जी से। तो अगर एक किताब का भी अगर आपको प्राप्त हो, चाहे ऐसे चाहे इंटरनेट पे, तो उससे ये फायदा होगा कि आपकी रचनाएं आराम से छप जाएंगी। और बहुत से लोगों की रचनाएं छप जाती हैं, बाद में मुझे पता चलता है वो इस कारण होता है कि उनके पास मेरी किताब पहुंच चुकी होती है। तो मैं एक उदाहरण देता हूँ। रमनदीप कौर जी ने एक लेख लिखा था, जो 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 वहाँ की शोधार्थी हैं गुरु नानक देव विश्वविद्यालय में, लेकिन उन्होंने पहले मुझे किताब मंगाई थी, शायद मेरे ऊपर शोध करें, उन्होंने किया नहीं। लेकिन उनकी जो विभागाध्यक्ष थी मुझे सुधा जितेंद्र जी, उन्होंने एक सप्ताह पहले एक लेख भेजा जो 2 वर्ष पहले रमनदीप कौर जी ने किसी पत्रिका में छपवाया था। तो बहुत अच्छा लगता है, और हम लोग इसके बारे में पूछते नहीं कि आपने क्यों नहीं भेजा, क्या भेजा। तो इस मामले में प्रवासी लेखक जो है, लगभग सभी लेखक बहुत उदार हैं कि अगर उनकी कोई रचना या उनकी किताब के बारे में कहीं प्रकाशित करते हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई आपत्ति होगी। अगर इस तरह की भी समस्या है, आप दूसरे प्रवासी लेखकों के बारे में ऑलरेडी लिख रहे हैं और जानते हैं, तो अगर उनसे अनुमति लेनी है कुछ है तो हम आपका सहयोग कर सकते हैं, उनसे बात करा सकते हैं। लेकिन सीधे मेरे पास उनकी कोई मतलब लिस्ट नहीं है, लेकिन आप अपनी तरफ से अगर पता करके कोई कार्य करते हैं तो उसमें समझौता कराने में या उनका सहयोग कराने में मदद कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप लोगों को कोई प्रश्न पूछना हो तो पूछ सकते हैं। हाँ जी, अगर श्रोता जितने भी सुन रहे हैं, अगर उनके मन में कहीं कोई संदेह है, कोई शक है, कोई प्रश्न है, तो आप जरूर श्री सुरेश चंद्र शुक्ल श्रद्धालोक जी से पूछ सकते हैं। मेरा सादर आमंत्रण आप सभी को। जी, और एक और बता दें बात कि स्कैंडिनेवियाई देशों में भारत नहीं, स्वीडन, नॉर्वे, देखिए दिमाग में हमेशा भारत ही रहता है हमारे। भारत ही रहता है, बसता है ना आपके हृदय के भीतर। जी, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मेरा संवाद भी होता है और यहाँ भी दूतावास भी जो सूचनाएं सांस्कृतिक और राजनीतिक होती है वो तो मैं उन्हें दे देता हूँ। जो व्यक्तिगत किसी भारतीय के बारे में सूचना हो या व्यक्तिगत किसी व्यक्ति के बारे में सूचना हो, मैं नहीं देता, क्योंकि एक पत्रकार का ये फर्ज है कि अपने उन स्रोतों को दूसरों को न बताए।
और जी सरकार को पता होता है उन स्रोतों को कैसे पता करना है, तो वो उसका अपना काम है, आपका अपना काम है, आपका अपना फर्ज निभाइए। तो यहाँ पर जो है मातृभाषा के रूप में जब हम कार्य करते हैं तो हमें जो है इन देशों में जगह भी फ्री में मिलती है, अगर बच्चों युवाओं के बारे में बात कर रहे हैं। और दूसरी बात जो है पब्लिकेशन के लिए पैसे मिलते हैं, लेकिन ऐसे नहीं मिलते हैं जैसे हमने सोचा कि आज मिल जाएंगे। आप 2 साल लगातार छाप के देखिए, और उसके बाद जब आप पूछते हैं तो वो आपको सीधे सीधे उसकी सूचना देते हैं, चाहे वो वेब पेज का जगह बताते हैं और कहते हैं कि अगर जी कोई आवश्यकता जी हो तो दोबारा सूचना पूछ लें। तो यहाँ पर पैसे तब देते हैं जब गुणवत्ता की चीज होती है। जी स्टार्ट करने के लिए जैसे कि बच्चों की पत्रिका है, तो बच्चे जी को कमजोर ग्रुप माना जाता है, महिलाओं को कमजोर ग्रुप मान सकते हैं प्रवासी महिलाओं के, वैसे तो कमजोर ग्रुप नहीं है। नॉर्वे में 40% महिलाओं को आरक्षण है संसद में, लेकिन 50% महिलाएं नॉर्वे के संसद में है। नमस्कार सर। जी नमस्ते जी। नमस्कार सर। अपना सर नाम भी मैं, बता दीजिए। हाँ जी, मैं डॉक्टर जितेंद्र वशिष्ठ भिवानी हरियाणा से हूँ। जी जी आप जी जी भाई साहब। आपका बहुत बहुत स्वागत सर। आपने बहुत अच्छा वक्तव्य रखा, बहुत मार्गदर्शन मिला आपका, और आयोजक गण का सभी का बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। जी 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 मैं आपसे जानना चाहूंगा कि विदेश में पत्रकारिता का जो स्कोप है, जो कोई भी इंडियन जो है वहां आकर के अपना इस क्षेत्र में नौजवान कैरियर शुरू करना चाहता है, उसके लिए क्या ऑप्शन है, उसके लिए मार्गदर्शन करें सर। जी। सबसे पहली बात तो कि आप कितने सक्षम हैं। हम दौड़ने जी जा रहे हैं, दौड़ने जा रहे हैं, हम दौड़ भी पाते हैं कि नहीं। जी हम दौड़ने जा रहे हैं, हमारे पास सही जूते हैं कि नहीं। हम जी दौड़ने जा रहे हैं, हमारे पास कोई शिक्षक है कि नहीं। हम जी दौड़ने जा रहे हैं और हम अपंग तो नहीं है। जी ठीक है। इसका अब दूसरी तरह से आ रहे हैं। अभी तक तो हमने एक जो मानसिक स्थिति मेरी थी, जो भी चीज हम बताना चाह रहे थे, क्योंकि आमतौर जी से भारत में जो हिंदी और भारतीय भाषाओं की पत्रकारिता है, कुछ राज्यों को छोड़ करके, जैसे पंजाबी है, तो पंजाबी में जो पत्रकारिता है संस्कृति को लेकर, त्योहारों को और वहाँ के स्थानीय इतिहास को लेकर, तो जी वो पंजाबी पत्रकारिता से अच्छी और कोई अखबार लिख नहीं सकता। और जी अंग्रेजी अखबार भी लिखता है तो उसके उदाहरण लिखता है, उनके शब्दों को लिखता है, उनकी जैसे कोई गीत है, लोकगीत है, उसको लिखता है। लेकिन हमारे हिंदी में, मैं सीधे सीधे बात आ रहा हूँ हिंदी पर, हिंदी पत्रकारिता में भारत में मैं लगभग 3 अखबार रोज पढ़ता हूँ, पहले पेज पर पढ़ता हूँ। और मैं भारत में एक राष्ट्रीय अखबार का यूरोप संपादक हूँ। मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि मैं कुछ हूँ, मैं अपना कार्ड भी नहीं रखता हूँ। नॉर्वे में यहाँ कार्ड नहीं रखना होता है। 1982 से मैं नॉर्वे में नॉर्वेजियन वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन का सदस्य हूँ। आप क्या वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन के अपने यहाँ सदस्य हैं? क्या आप किसी पत्रकार पहले से काम करते हैं? आपको वो अनुभव है? आप वास्तव में लेख लिख पाते हैं? मेरे पास कम से कम नहीं तो 10-12 नए नए लोगों के रोज लेख आते हैं। वो इसलिए नहीं आते हैं कि मैं प्रवासी साहित्यकार हूँ, वो दूसरे संदर्भ में आते हैं, क्योंकि मैं उनको प्रायोगिक टिप्पणी लिख देता हूँ तो मैं उनसे दूर हो जाता हूँ। और मैं अगर चालाक रहा हूं तो मेरा प्रवासी साहित्य बहुत आगे आ जाए, लेकिन उनको कोई लाभ नहीं मिलेगा, जरा सा भी लाभ नहीं मिलेगा। तो जी जो भारत के, अब आपके मुख्य प्रश्न का उत्तर बैकग्राउंड बताने के बाद अब आ रहा हूँ। जैसे आपको नॉर्वे में चाहते हैं कि आप नॉर्वे में आके काम करना चाहते हैं, तो जी अगर आप प्रायोगिक रूप से केवल संसाधनों की बात करें, तो आपके पास बहुत संसाधन हो, आप अमीर हो, तो आप अच्छे कारीगर फिर भी नहीं बन सकते। आपके जी पास संयंत्र हो सकता है तो कारीगर नहीं बन जी सकते। आपके पास जी कंप्यूटर हो सकता है, लेकिन आप कंप्यूटर की पत्रिका के संपादक अच्छे नहीं बन सकते। आप यूट्यूबर हैं, लेकिन उसको आपके पास जानकारी नहीं है कि किस तरह से हमें उसमें आना चाहिए, तो नहीं बन सकते। जैसे कि पहले तो ये बताऊं कि मेरी नज़र में क्या जरूरी है। नॉर्वे आने के लिए सबसे पहली बात तो आपको 3 तरीके से आ सकते हैं। जैसे कहें कि, जैसे मैं कहूं कि नहीं आप ये चीजें नहीं है तो नहीं आ सकते, तो आप जवाब देंगे। एक व्यक्ति जो इच्छा रखता है तो उसका जवाब होगा, क्यों भाई, किसी भी देश में 3 तरीके से जाया जा सकता है। जी साइकिल से बहुत देर में पहुंचेंगे, मुश्किल से पहुंचेंगे। दूसरा जी पानी के जहाज से, कुछ कुछ देश जो है बिल्कुल सामने आमने सामने है तो पास पहुंच जाएंगे, जैसे कि आप दुबई गए, कहीं और गए, मॉरिशस गए, 6 घंटे की फ्लाइट है मुंबई से, तो इसी तरह से। और फ्लाइट भी और पानी के जहाज भी जाते हैं। जैसे जी जैसे मान लो कराची जाना हो, तो आप मुंबई में रहते हैं, मुंबई में, तो आप पानी के जहाज से भी जा सकते हैं, अभी भी जाते हैं, पानी के जहाज से जा सकते हैं, हवाई जहाज से जा सकते हैं। अब आया कि क्या आपको नॉर्वे के बारे में पता है?
तो नॉर्वे में जब भी यहाँ पर कोई विश्वविद्यालय में पहले जब मैं आया था, जब हम प्रवेश लेते थे, तो पहले यहाँ हमको एक फिलोसफी कम कोर्स करना होता था। उसमें वेस्टर्न फिलोसफी समझाते थे। उसमें वेस्टर्न फिलोसफी का एक कोर्स सबको इम्पोर्टेंट था। बाद में इन्होंने एमए करने वालों को वो कोर्स खत्म किया, लेकिन एमए से जो पहले थे उनको पहले एमए वालों को भी कराते थे अगर यहाँ एडमिशन लेना चाहें। तो उसमें तर्कपूर्वक बात करना, उनको सब की अच्छा क्या है बुरा क्या है, उस रूप में, जैसे कैंट है, दूसरे है, सोक्रेटिस है, प्लेटो है, ये सब वो यही सब बताते थे उसके बारे में। और वो कोर्स नॉर्वेजियन भाषा में या अंग्रेजी में ले सकते थे। अंग्रेजी में इस संदर्भ में लेने की छूट थी कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं था कि भाई अगर उनको नॉर्वेजियन नहीं आती तो वो कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो पढ़ाने का माध्यम वो है अंग्रेजी है। अगर और यहाँ पर एक काम हो सकता है, मुझे लग रहा है, जैसा मैंने अखबारों में पढ़ा है कि शोध के लिए व्यक्ति आ सकता है, लेकिन शोध के लिए कैसे आ सकता है? शोध का वैसा ये मानक नहीं है कि आपके पास डिग्रियां हो गई। आप अगर बेशक ये भी लिख दें कि आपने ऑक्सफोर्ड से ये शोध किया, आपने ये कोर्स किया, फलाना किया, तो आप जो है उसके अधिकारी नहीं है। वो उनको ये आपके से बातचीत करके दूसरे तरीकों से आपको सब पता कर लेते हैं, आप प्रश्नों से इधर उधर। तो आपको प्रवीण होना चाहिए, उस देश की पूरी चीजें जानकारी होनी चाहिए, और जो मुख्य चीज है यहाँ का वीजा और पक्का रहने का, परमानेंट रहने का वीजा भी होना चाहिए। मुझे लगता है जितेंद्र जी को क्लियर हो गया जितेंद्र जी। जी 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 मैम, जी मैम, शुक्रिया आपका। बहुत विस्तार से समझाया आपने। और कोई छात्र छात्रा या कोई श्रोता सुनने वाला अगर कोई प्रश्न पूछना चाहे तो बता सकते हैं। जैसे आदरणीय विनोद कालराज जी कह रहे हैं, आप पूछिए कृपया। कोई भी प्रश्न खराब नहीं होता, और मौका बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए प्रश्न का। जब पूछा जा रहा है तो जरूर पूछिए, कोई प्रश्न मेरे खराब सामने नहीं ना रश्मि जी बैठे हैं, मैं ऑन स्क्रीन उनको देख रही हूँ, रश्मि खुराना जी। तो वो काफी देर से, मुझे उनका आपके लेक्चर से पहले भी एक मैसेज भी आया था कि मुझे जरूर जोड़ लीजिएगा कि मैं श्रेष्ठ जी के लिए कुछ बोलना चाहती हूँ। तो रश्मि जी, मैं आपको सादर आमंत्रित करती हूँ कि आप जरूर आए मंच पर, और सुरेश जी के लिए जो आप कहना चाहते हैं अपनी भावनाएं अभिव्यक्त कीजिए। आदरणीय रश्मि जी नमस्ते। नमस्कार खुराना जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी जी। हाँ, तो यहाँ पर बहुत बहुत नमस्कार, आपका बहुत स्वागत और धन्यवाद। आप सबका, आपको मेरा परिवार ही है। विनोद जी, हेलो हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है। अच्छा, तो ऐसा है कि बच्चों ने स्कूल जाना है यहाँ पर, तो बहुत धन्यवाद मुझे विनोद जी पहले आमंत्रित करने का। देखिए, मुझे सुरेश जी आपकी बातें तो लगता है कि सुनती ही जाऊं, जैसे समुद्र में कोई डुबकी लगाना शुरू करता है फिर आनंद आने लगता है। लेकिन समय की सीमा है और बड़ी अच्छी बात है। बहुत आभार धन्यवाद विनोद जी, आपने मुझे इसके साथ जोड़ा। और एक यादों का सिलसिला भी साथ साथ चल रहा था जब मैं सुरेश जी आपको सुन रही थी, क्योंकि जब हम सुनते हैं बाहर बैठ के, हिंदुस्तान में कुछ भी हो रहा होता है भारत में, तो अपनी स्मृतियों में पहुंच जाते हैं। मेरी आवाज आ रही है ना आप लोगों को? जी जी हाँ जी, बिल्कुल। तो मेरा बहुत पुराना संबंध है कन्या महाविद्यालय से, अपने वीर प्रताप से। और वीरेंद्र जी को पता नहीं कितनी बार मैंने परिचर्चाओं के लिए अपने आकाशवाणी पे बुलाया। एक तिकड़ी हुआ करती थी, वीरेंद्र जी, यश जी और जगजीत सिंह आनंद जी। हम सब इनको हर मौके पर बुलाया करते थे, जैसा भी समय पंजाब में देखा उस समय। और उसके बाद आदरणीय चंद्रमोहन जी को कितनी बार रिकॉर्ड किया। विनोद, तुम तो थी ही मेरे परिवार के सदस्य और हो, लेकिन प्रिय अतिमा को मैं यहाँ पर सादर उनको क्या कहूँ कि नमन तो नहीं कह सकती, मेरे से छोटी हैं, लेकिन वो मेरी गुरु बहन भी हैं और आदरणीय भी हैं। गुरु बहन इस तरह है कि उन्होंने, उनकी जो पहली गुरु थी, गुरु उनकी माँ, वही मेरी भी पहली टीचर थी। जब जालंधर में मैं पहली बार जूनियर मॉडल स्कूल में गई, तो श्रीमती प्रकाश शर्मा जी ने मेरा टेस्ट लिया था और मुझे स्कूल में ऐसा आशीर्वाद दिया कि मैं ता जिंदगी उस आशीर्वाद के जेरे साई पलती रही। अतिमा को देखकर आज जो जैसे वो द्युति समान
दमक रही है ना, प्रदीप्त है, बहुत खुशी होती है। और मैं आज यहाँ सुरेश जी आपके संदर्भ से विनोद जी के लिए ये कहती हूँ कि कितनी दुआएं, कितनी आशीर्वाद हम इस अपनी बच्ची को दें जो हमारे लिए बहुत आदरणीय भी है, इतनी मशाल लेकर चल रही है कि आज अपने आप में एक मिसाल बन गई है अपने तूफानों का, वो किसी को पता नहीं लगने देती, लेकिन हम सब के लिए जैसे एक मशाल लेकर आगे चल रही है। तुम एक मिसाल हो विनोद, मेरा बहुत प्यार तुम्हें। अब आती हूँ सुरेश जी आप पर। बहुत शुक्रिया। आपको बहुत सुनना तो शुक्रिया। ऐसे ही है कि जैसे मतलब एक सौभाग्य है आपको सुनना, और जिस अपनेपन से आप बात करते हैं, मैं आप दूसरी तीसरी बार आपको सुन रही हूँ और पढ़ती रहती हूँ आपको फेसबुक पे, बहुत ज्यादा शायद एक्सप्रेस नहीं कर पाती हूँ, लेकिन सुरेश जी मुझे ये आप में एक बात नजर आती है, वो है प्रतिबद्धता। आप प्रतिबद्ध हैं, पर दिस वे और दैट वे मैं अपनी बात पूरी करूंगा। मैं हिंदी की सेवा में हूँ, मैं भारत की सेवा में हूँ, मैं रहूंगा। ये मैं आपके अंदर एक बात देखती हूँ और ये अनुकरणीय है। जो भी आज इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, जिन्होंने सुना है, एक बात गांठ बांध लो कि मुझे अगर उस मंजिल तक पहुंचना है तो रास्ते हम किसी ना किसी तरह बना ही लेते हैं। और मैं समझती हूँ कि मैं भी उनमें से एक हूँ जो अपने मन में बहुत ज्यादा झंडा ना उठाते हुए बाहर दुनिया के रूप में, अंदर से मैंने ये कार्य अपने 37 वर्ष के आकाशवाणी के सफर में भी किया और आज भी अपने तरीके से कर रही हूँ। सुरेश जी, जब मैं आपको सुनती हूँ तो मुझे ये प्रतिबद्धता के लिए एक फूल की याद आती है। एक फूल जो अपनी सुगंध से कहता है कि ऐ मेरी सुगंध, जब तक मैं तुझे हवा को नहीं सौंपूंगा मैं मुरझाऊंगा नहीं। और जब वो हवा को सौंप देता है, पत्ती पत्ती बिखर जाता है, चला जाता है। उसी तरह आपकी प्रतिबद्धता है। आपको नमन। और आज जन्मदिन के मौके पे आपको और आपकी श्रीमती अर्धांगिनी और जीवन साथी और जीवन सारथी श्रीमती माया जी को भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका साया हम सब के ऊपर दीर्घायु तक बना रहे, आप स्वस्थ रहें, सानंद रहें, और आपकी नजर ही वो फूल वाली बात है। हर सुमन का सुरभि से ये अनकहा अनुबंध, हर सुमन का सुरभि से ये अनकहा अनुबंध, अनिल को सौंपे बिना यदि झरू सौगंध। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर आपने कविता सुनाई और बहुत ही अच्छी जानकारी दी कन्या महाविद्यालय के साथ, आपका जो जो जुड़ाव है उसके बारे में बताया, और मुझे और मेरी पत्नी को मेरे जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी, उसके लिए भी धन्यवाद। मैं भी 4 पंक्तियां आप सभी लोगों के लिए कहता हूं कि जो जिस तरह से आज हमारा कन्या महाविद्यालय सबके लिए बन पड़ा है इस वेबिनार के जरिए। और को यहाँ कुछ देर बंधु, समय ने बांधे यहाँ सेतु बंधु, आकुल वसंत अपने गांव बंधु, मिलेगी यहाँ सबको छांव बंधु। तो आपने सबको जोड़ के रखा है, और कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जहां आप पहुंच नहीं सकते। थोड़ी देर हो सकती है, लेकिन जो आप चाहेंगे वो कर सकते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति स्कूल के पैसे देकर विद्यालय जा सकता है वो आधे से ज्यादा समर्थ है अपनी मंजिल पाने के लिए। जो पहले प्रश्न पूछा गया था वो केवल एक पर्टिकुलर यानी एक पत्रकारिता के लिए था। मैं हर एक चीज के लिए कहता हूँ आप सब कुछ पा सकते हैं, खरगोश की तरह भी और कछुए की तरह भी चलकर। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जैसे नॉर्वे जाने के बाद यहाँ से भारत से नॉर्वे गए तो आपने परिचय पत्रिका निकाली और फिर धीरे धीरे स्पाइल दर्पण पत्रिका निकाली। ये आपके व्यक्तित्व की विशेषता है। वैश्विक पत्रिका चाहे हमारे बीच में रुक रुक कर आ रही है, लेकिन ये आपकी कर्मठता का ही प्रतीक है। आपका व्याख्यान सुरेश जी बहुत ही सूचना पर और बहुत ही प्रेरणादायक था। हम भविष्य में भी आपसे जुड़ेंगे
आपने जो बात की लक्ष्मीलाल सिंघवी जी की, जो ब्रिटेन और भारत के संविधान के बहुत बड़े ज्ञाता थे, इनके मैंने बहुत आलेख पढ़े हैं और ये शायद भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद दिल्ली से भी जुड़े रहे हैं। और केंद्रीय हिंदी निदेशालय की ये जो कार्यों की जो सूचना आपने दी है, शायद हम में से कुछ लोग इन चीजों को नहीं जानते थे, अब जानेंगे भी और उसके थ्रू काम करने का प्रयास भी करेंगे। आपने बताया कि ब्लॉग जरूर लिखना चाहिए और पत्रकारिता और ब्लॉग लेखन के क्षेत्र में महिलाओं का भी योगदान है, स्त्रियों का भी योगदान है। ये जानकर बहुत ही तसल्ली भी हुई और बहुत खुशी भी हुई। आपने हिंदी को आगे बढ़ाने में, प्रवासी होकर भी हिंदी को आगे बढ़ाने में आपके परिवार का, आपके बच्चों का जो योगदान है वह अविस्मरणीय रहेगा। जीवन में हम फिर जुड़ते रहेंगे, आपसे फिर बहुत सारी जानकारी हासिल करेंगे। मैं अपने प्राध्यापकों की ओर से, कन्या महाविद्यालय परिवार की ओर से, कंप्यूटर विभाग की ओर से विशेष रूप से आपका बहुत 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 आभार प्रकट करती हूँ। और रश्मि जी के प्रति भी मैं विशेष आभार प्रकट करती हूँ, जिन्होंने मेरे एक बार लिंक भेजने पर मुझे ज्वाइन करने के लिए कहा और इस तरह से आपसे बात की। हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में भी उनका भी योगदान अविस्मरणीय है। वो काफी सालों तक यहाँ रेडियो पर, आकाशवाणी पर काम करती रही हैं और इनसे मिलन होता रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेश जी। हम फिर मिलेंगे, फिर जुड़ेंगे और जब आप भारत में आए, ईश्वर करे ऐसा संयोग बने, ये महामारी जो है वो खत्म हो, हम फिर से मिले, आप यहाँ आए, साक्षात लोगों को, हमारी छात्राओं को हमारे दर्शन दे और हमारे प्राध्यापकों से मिले। इसके लिए अब मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। अब आपसे अनुरोध भी है कि आप जो हमारा अगला व्याख्यान होगा विदेशों के संबंध में, कि हमने अंतर्राष्ट्रीय व्याख्यान माला शुरू की है, उसमें भी आप हमारे साथ रहेंगे। आपको सूचना समय के साथ साथ मैं जरूर दे दूंगी और आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप अवश्य वहां पर पधारेंगे। जी, बहुत दो बहुत बातें जो आपने भी एक चीज पूछी कि जल्दी मिलेंगे, हम बहुत जल्दी मिलेंगे, मैं भारत आने वाला हूँ। दूसरी जी जी, चीज, बहुत आज अगर शुक्रिया। 5 बजे कार्यक्रम में जुड़ सकें, अगर चाहे 10-15 मिनट जुड़े, जी तो एक जी, दो लोगों मैं के उनके दर्शन भी हो जाएंगे जो केंद्रीय हिंदी जी जी संस्थान के पदाधिकारी हैं। जी जी जी, जरूर पहुंचेंगे सर। बहुत बहुत शुक्रिया जी। सभी का आभार, शशि और आपके विद्यालय का और प्रधानाचार्य का, सभी को, आपका जी, भी। हमारे लिए तो सौभाग्य की बात है सर, आपका आना और आपकी बात को सुनना, इस तरह से इतनी सूचना प्राप्त करनी, ये हमारे सौभाग्य की बात है। और आपके जो विशेष शब्द हैं आपके और रश्मि मैडम के, प्रिंसिपल मैडम के लिए, तो उनके तक मैं जरूर पहुंचा दूंगी। माफी चाहती हूँ कि वो आज यहाँ पर आ नहीं सकी हैं, क्योंकि दिल्ली गए हुए हैं शायद किसी काम के सिलसिले में, तो उस वक्त से शायद उनको समय नहीं मिल पाया। जी शशि जी, अब आप इस मीटिंग को समाप्त करिए, समापन की ओर ले जाइए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुरेश जी। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू सर।